ICS हरदोई के इस YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं जून के कुछ करंट अफेयर्स के मुद्दों पर। आइए शुरू करते हैं। सलामी स्लाइसिंग रणनीति। आजकल भारत और चीन के मध्य हालिया तनाव के मद्देनजर एक बार पुनः चीन की सलामी स्लाइसिंग रणनीति जो है वो चर्चा के केंद्र बिंदु में है। सैन्य बोलचाल की भाषा में सलामी स्लाइसिंग शब्द ऐसी रणनीति के रूप में वर्णित किया जाता है जिसमें अपने खिलाफ हो रहे विरोध को समाप्त करने एवं नए क्षेत्रों को हासिल करने के लिए खतरों और गठबंधनों की प्रक्रिया को विभाजित करना तथा उन पर जीत हासिल करना शामिल है। इसको चीन के संदर्भ में देखते हैं। दक्षिणी चीन सागर एवं हिमालयी क्षेत्रों में क्षेत्रीय विस्तार की रणनीति को दर्शाता है। कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि डोकलाम गतिरोध हिमालयी क्षेत्र में चीन की सलामी स्लाइसिंग रणनीति का ही परिणाम था और हाल ही में गलवान घाटी में गतिरोध भी चीन की इसी रणनीति का परिणाम है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने पड़ोसी देशों के क्षेत्राधिकार वाले देशों में अपने विस्तारवादी नीति को बढ़ावा दे रहा है। यह विस्तार क्षेत्रीय और समुद्री दोनों क्षेत्रों में हुआ है। तिब्बत का अधिकरण ग्रहण और अक्साई चीन पर कब्जा, पार्सल द्वीपों पर अधिग्रहण चीनी की विस्तार वाली नीति के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। भारत का वह स्थान जहां चीन सलामी स्लाइसिंग रणनीति का प्रयोग कर रहा है, हम उनको देख लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन इस रणनीति का प्रयोग कर रहा है। चीन कहता है कि इस भाग को वो दक्षिण तिब्बत कहता है। चीन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के छोटे क्षेत्रों पर भी अपना दावा करता है। चीन डोकलाम पठार पर नज़र गड़ाए हुए है क्योंकि यहाँ से भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर वह नज़र रख सकता है। गौरतलब है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अगला टॉपिक है मोबाइल आई लैब। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री ने कोविड-19 के परीक्षण की सुविधा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भारत का पहला मोबाइल आई लैब लॉन्च किया है। यह एक संक्रामक रोग नैदानिक प्रयोगशाला है। देश के सुदूर आंतरिक दुर्गम क्षेत्रों में यह तैनात किया जाएगा। इसकी क्षमता प्रतिदिन 25 कोविड-19 300 अलीसा परीक्षण के अतिरिक्त टीबी और HIV परीक्षण की हुई है। संक्रामक रोग नैदानिक प्रयोगशाला कोविड कमान रणनीति के तहत केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इस प्रकार सरकारी प्रयोगशालाओं की कुल संख्या 699 एवं निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर के 254 हो गई है। हॉग बेजर। हाल ही में पहली बार पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा में प्राप्त हुए हैं हॉग बेजर प्राणी के 3 बच्चे। ये सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। इस प्रजाति में सूअर और भालू दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। ये छोटे फलों को और जानवरों को खाता है। वर्ष 2019 में इन्हें पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में देखा गया था। हॉग बेजर का वैज्ञानिक नाम आर्क्टोनिक्स कालरिस है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यहीं पर सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य देख लीजिए। ये अगरतला से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा राज्य के 4 अभयारण्यों में सबसे बड़ा है। यह अभयारण्य कृत्रिम झील, प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी उद्यान से घिरा हुआ है। यह अभयारण्य तेंदुए के बाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। हाल ही में नेचर कम्युनिकेशन नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मेंटल का विकास न केवल वायुमंडल के विकास को नियंत्रित कर सकता था बल्कि जीवन के विकास को भी नियंत्रित कर सकता था।
अध्ययन के अनुसार ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट से पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा मौजूद थी, किंतु यह वायुमंडल में संकेंद्रित नहीं थी। वायुमंडल में ऑक्सीजन के संकेंद्रित न होने का मुख्य कारण ज्वालामुखी द्वारा उत्सर्जित गैसों की बड़ी मात्रा के साथ ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया थी। जब ज्वालामुखी सक्रिय होते थे तो उनसे बड़ी मात्रा में गैसों का वायुमंडल में उद्गार होता था। इन गैसों की प्रकृति पृथ्वी के मेंटल में सामग्रियों की प्रकृति पर निर्भर होती थी। ज्वालामुखी उद्गार के लगातार जारी रहने के कारण इससे बाहर आने वाली सामग्री का उत्पादन कम होता गया, जिससे आसानी से ऑक्सीजन के साथ संयोजन किया और पृथ्वी का मेंटल अधिक से अधिक ऑक्सीकृत हो गया। समय के साथ विभिन्न जीवन रूपों द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन वातावरण में जमा होती गई। इसे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट की शुरुआत हुई, जिससे जटिल जीवन का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट पृथ्वी के वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट की घटना हुई। यह घटना ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले साइनोबैक्टीरिया के कारण संभव हो सकी, जो 2.3 अरब वर्ष पहले बहुकोशिकीय रूपों में थे। साइनोबैक्टीरिया पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव माने जाते हैं। ये जीव आज भी महासागरों एवं गर्म क्षेत्रों में मौजूद हैं। इन जीवों ने ऑक्सीजन का उत्पादन करके बहुकोशिकीय रूप में विकसित होकर के सांस लेने वाले जीवों के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र तथा वातावरण में मुक्त ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि से कुछ ही समय पहले बहुकोशिकीयता का विकसित हुई थी। मेगलानोडॉन बैकास्केनके शोधकर्ताओं ने दक्षिण अमेरिकी देश चिली के पैटागोनिया क्षेत्र में, पैटागोनिया का कुछ पार्ट चिली में भी है, में इस स्तनधारी से संबंधित जीवों के अवशेषों का पता लगाया, जो लगभग 74 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर निवास करते थे। चिली के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के अनुसार ये स्तनपायी छोटे थे और क्रिटेशियस युग के दौरान दक्षिणी पैटागोनिया में डायनासोर, मगरमच्छ, कछुए एवं पक्षियों के साथ रहते थे। प्राप्त हुए ये अवशेष गोंडवानथेरिया समूह से संबंधित है, जो लंबे समय से विलुप्त होने वाले शुरुआती स्तनधारियों का एक समूह है, जो डायनासोर के साथ सह अस्तित्व में रहते थे। माना जाता है कि क्रिटेशियस युग से गोंडवानथेरिया जीवों के अवशेष मिलने अत्यंत कम हो गए हैं। यह अवशेष पृथ्वी पर अब तक खोजे गए सबसे पुराने अवशेषों में से एक हैं। इन अवशेषों के रूप में शोधकर्ताओं ने मेगलानोडोन बैकास्केनके प्रजाति के जीवों के छोटे दांतों की खोज टॉरस डेल पाइन नेशनल पार्क के पास की है। अब जानते हैं टॉरस डेल पाइन नेशनल पार्क के बारे में। यह दक्षिणी चिली के पैटागोनिया के पहाड़ों, ग्लेशियरों, झीलों एवं नदियों के बीच स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। कॉर्डिलेरा डेल पाइन इस पार्क का केंद्र बिंदु है। यह मैगेलेनिक सबपोलर जंगलों और पैटागोनियन स्टेपीज के बीच एक संक्रमण क्षेत्र में स्थित है। गोंडवानथेरिया स्तनधारियों का एक विलुप्त समूह है, जो ऊपरी क्रेटेशियस युग से लेकर के इयोसीन युग के अंत तक पृथ्वी पर रहते थे। वे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीपों में रहते थे, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इन स्तनधारियों को केवल पृथक दांतों और कुछ निचले जबड़ों से पहचाना जाता है। इन खंडित अवशेषों के कारण इन जीवों की पहचान अत्यंत अस्पष्ट है। बेबी ड्रैगन स्लोवेनिया के प्रसिद्ध पोस्टोजना गुफाओं में आने वाले पर्यटक जल्द ही 3 बेहद दुर्लभ जलीय जीवों को देख पाएंगे, जिन्हें बेबी ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। आधिकारिक रूप से इन जीवों को ओल्म कहा जाता है। यह उपनाम इन प्राणियों ने मध्ययुगीन काल के दौरान अर्जित किया था, जब स्थानीय लोगों का मानना था कि वो छिपकली जैसे दिखने वाले ड्रैगन के वंशज थे। इन तीनों ओल्म को एक विशेष भूमिगत एक्वेरियम में रखा जाएगा, जहां आम आदमी उन्हें 2016 के बाद दोबारा देख पाएगा। ओल्म सामान्य तौर पे ओल्म एक दशक में
केवल एक या दो बार ही अंडे देता है। ये गुलाबी ईल की तरह दिखते हैं और पूरी तरह से अंधे होते हैं और अक्सर अपने लंबे पतले शरीर एवं चार पैरों के कारण उन्हें मानव मछली कहा जाता है। ओल्म्स विशेष रूप से दक्षिणी यूरोपीय के कास्ट क्षेत्रों में अंधेरी गुफाओं के जल में पाए जाते हैं। ये लंबाई में 1 फुट तक बढ़ सकते हैं। इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। शोधकर्ताओं का दावा है कि ओल्म 1 मिलियन से भी अधिक वर्षों से प्रोस्टोजना गुफा में रह रहे हैं। ये ओल्म है। ये गुलाबी रंग का प्राणी है। इसकी लंबाई लगभग 1 फीट के करीब हो जाती है। 1 फीट। इसकी आंखें नहीं होती हैं। ये 4 पैर हैं इसके। ये ओल्म है गुलाबी रंग का। सिजोथेरैक्स सिकुसीरुमेंसिस। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति सिजोथोरैक्स सिकुसीरुमेंसिस की खोज की गई। मछली की यह नई प्रजाति सिजोथोरैक्स वर्ग से संबंधित है। इस नई प्रजाति का नाम अरुणाचल प्रदेश की पूर्वी सियांग जिले में बहने वाली नदियों सुकू सिरूम के नाम पर रखा गया, जहां इसे खोजा गया है। सिरूम नदी एक ब्रांकिस माउंटेन नदी है। ब्रांकिस माउंटेन नदी वो नदी होती है जिसका पानी समुद्र के खारे पानी से कम खारा हो लेकिन मीठा ना हो, उसको ब्रांकिस माउंटेन रिवर कहते हैं। सिकू सिरूम सीबिया सिलूक नोगोपोक कोरोंग टारो टमक ये अरुणाचल प्रदेश के मेबो सब डिवीज़न में सिक्यांग नदी की सहायक नदियां हैं। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। प्रत्येक 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम थी फूड फीड फाइबर। इस दिवस का उद्देश्य मरुस्थलीकरण एवं सूखे की चुनौती से निपटने के लिए किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना है। लोगों में जागरूकता। इस दिवस के अन्य उद्देश्यों में विशेष रूप से अफ्रीका महाद्वीप में गंभीर सूखे या मरुस्थलीकरण का सामना करने वाले देशों में संयुक्त राष्ट्र के मरुस्थलीकरण रोकने वाले कार्यक्रमों को पर्यावरण को मजबूत करना है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1965 ईस्वी में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मरुस्थलीकरण एवं सूखा दिवस 2020 मुख्य रूप से उपभोग एवं भूमि के बीच संबंधों पर केंद्रित होगा। वैश्विक स्तर पर 23% भूमि अब उत्पादक नहीं है और 75% भूमि को उसकी प्राकृतिक स्थिति से बदलकर कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है। फर्स्ट बेल पहल। 2 सप्ताह के सफल परीक्षण के बाद केरल राज्य सरकार द्वारा स्कूली छात्रों के लिए फर्स्ट बेल नामक ऑनलाइन कार्यक्रम द्वारा नियमित कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेक्निकल एजुकेशन काइट द्वारा शैक्षणिक सत्र हेतु कक्षाओं का राज्य सरकार के शैक्षणिक टीवी चैनल विक्टर्स पर प्रसारण किया जा रहा है। काइट राज्य सरकार के अधीन शैक्षणिक संस्थानों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित और संवर्धित करने हेतु स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। एक सेक्शन 8 कंपनी है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम एशिया, अमेरिका, यूरोप में भी सैकड़ों छात्रों द्वारा ये कक्षाएं देखी गई थी। कुछ कक्षाओं को 40 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने देखा। सभी कक्षाओं को वास्तविक समय में काइट विक्टर्स के फेसबुक पेज पर और बाद में यूट्यूब चैनल्स पर भी देखा जा सकता है। अगला है रज पर्व। पूर्वी तटीय राज्य उड़ीसा में 3 दिवसीय रज पर्व मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करता है तो उस दिन से वर्षा ऋतु का आगमन होता है। इसे मिथुन संक्रांति के रूप में मनाया जाता है और उड़ीसा में इसे रज पर्व के नाम से मनाया जाता है, जो मुख्यतः धरती माँ और व्यापक स्तर पर स्त्रीत्व को समर्पित उत्सव है। उड़िया भाषा में रज का शब्द होता है मासिक धर्म। माना जाता है कि पृथ्वी भगवान जगन्नाथ की पत्नी है और धरती माता इस अवधि के दौरान 3 दिन के मासिक धर्म पर होती हैं।
इसलिए इस पर्व पर पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी गतिविधि जैसे खेत को जोतना, टाइलिंग, निर्माण या कोई अन्य कार्य नहीं किया जाता है। पृथ्वी के मासिक धर्म चक्र के 3 दिवसीय रज पर्व के पहले दिन पहली रज, दूसरे दिन मिथुन संक्रांति और तीसरे दिन बासी रज कहा जाता है। बसुमती स्नान, बस इस स्नान के साथ इस पर्व का समापन होता है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी माता का स्नान। इस दिन संध्या काल में लोग धरती माता की प्रतिकृति के रूप में पत्थर के टुकड़ों को स्नान कराकर पूजा करते हैं। यह परंपरा इस तथ्य को स्वीकारोक्ति है कि अतीत में भी महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर समाज में कोई वर्जना नहीं थी। मैलाथियान, सार्वजनिक क्षेत्र की कीटनाशक विनिर्माता कंपनी HIL लिमिटेड ने टिड्डियों के खतरे को नियंत्रित करने में सहायता करने के लिए ईरान को लगभग 25 टन मैलाथियान की आपूर्ति की है। मैलाथियान एक रसायन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से खाद्य उत्पादक पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए किया जाता है। मैलाथियान कृषि, आवासीय, भू निर्माण, सार्वजनिक मनोरंजन क्षेत्रों और सार्वजनिक स्वास्थ्य कीट नियंत्रण कार्यक्रमों जैसे मच्छर उन्मूलन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला कीटनाशक है। मैलाथियान एक ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये अपरिवर्तनीय रूप से एक एंजाइम को अवरुद्ध करने का काम करते हैं, जो कि कीड़ों और मनुष्यों दोनों के तंत्रिका तंत्र के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार मानव तंत्रिका तंत्र पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। टिड्डियों के संकट का सामना करने हेतु समन्वित प्रयास। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप में व्यापक स्तर पर फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद डेजर्ट टिड्डों ने मार्च-अप्रैल में भारत में प्रवेश किया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कृषि फसलों, बागवानी फसलों और अन्य वृक्षारोपण को इन्होंने प्रभावित किया। खाद्य और कृषि संगठन FAO की रिपोर्टों के अनुसार टिड्डे के हॉपर चरण की आबादी ईरान के सिस्तान, बलूचिस्तान क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, जो आने वाले महीनों में भारत में फसल के नुकसान का कारण बन सकती है। ये फरवरी-मार्च में रिपोर्ट आई थी। ताल मछले, कोविड-19 महामारी के दौरान ताल मछले, जो कि यक्षगान रंगमंच की एक पारंपरिक कला का प्रदर्शन भी वर्चुअल रूप से किया जाने लगा है। ताल मछले में कलाकार किसी भी वेशभूषा में एक मंच पर एक स्थान पर बैठकर चुने गए कथानक के आधार पर अपनी वाक कला का प्रदर्शन करता है। यह यक्षगान का एक पारंपरिक कला रूप है, लेकिन इसमें नृत्य या विशेष वेशभूषा के बिना शब्द बोले जाते हैं, जबकि यक्षगान में प्रदर्शन के दौरान कलाकार विशेष वेशभूषा धारण करनी होती है और नृत्य अभिनय का भी प्रदर्शन करना होता है। कला का यह रूप दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल के करावली और मलनाड क्षेत्रों में प्रचलित है। यक्षगान कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में किया जाने वाला ये प्रसिद्ध लोक नाट्य है। यक्षगान का शाब्दिक अर्थ है यक्ष के गीत। कर्नाटक में यक्षगान की परंपरा लगभग 800 वर्ष पुरानी मानी जाती है। इसमें संगीत की अपनी शैली होती है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली दोनों से अलग होती है। यह संगीत, नृत्य, भाषण और वेशभूषा का एक समृद्ध कलात्मक मिश्रण है। इस कला में संगीत, नाटक के साथ साथ नैतिक शिक्षा और जन मनोरंजन जैसी विशेषताओं को भी महत्व दिया जाता है। यक्षगान की कई समानांतर शैलियाँ भी हैं, जिनकी प्रस्तुति आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में की जाती है। इसकी सबसे लोकप्रिय प्रस्तुतियाँ महाभारत, जिसमें द्रौपदी स्वयंवर, सुभद्रा विवाह, अभिमन्यु वध, कर्ण अर्जुन पद हैं। रामायण से राज्याभिषेक, लवकुश युद्ध, बाली सुग्रीव पद और पंचवटी से प्रेरित हैं। गोम्बेटा कठपुतली यक्षगान का सबसे निकट अनुसरण करता है। भारत में रंगमंच के अन्य महत्वपूर्ण रूप: नौटंकी उत्तर प्रदेश में है, तमाशा महाराष्ट्र, भवाई गुजरात, जात्रा पश्चिम बंगाल,
कुडियाट्टम केरल, इसके बाद मुदियट्टू केरल, भावना आसाम, माछ मध्य प्रदेश, भांडपाथेर कश्मीर। अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस प्रत्येक 13 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी मेड टू शाइन। इस दिवस का उद्देश्य रंगहीनता के बारे में लोगों को जागरूक करना तथा रंगहीनता से पीड़ित लोगों को के मानवाधिकारों के बारे में उनको जागरूक करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2014 को रंगहीनता के शिकार लोगों के साथ विश्व में होने वाले भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाने की घोषणा की। रंगहीनता, एल्बिनिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एल्बस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है सफ़ेद। इसे एक्रोमिया, एक्रोमेसिया, एक्रोमेटोसिस भी कहा जाता है। यह मानव शरीर में मेलेनिन के उत्पादन में शामिल एंजाइम के अभाव में त्वचा, बाल एवं आँखों में रंजक या रंग के संपूर्ण या आंशिक अभाव द्वारा चिन्हित किया जाता है। ये जन्मजात विकार है। मेलेनिन एक प्रकार का पदार्थ है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। मेलेनिन की कितनी मात्रा मनुष्य की त्वचा में मौजूद है, इसी के आधार पर मानव त्वचा का रंग निर्धारित होता है। जब बच्चे का शरीर उचित मात्रा मेलेनिन का निर्माण नहीं कर पाता, तब बच्चे के बाल और आँखों का रंग हल्का होता जाता है। एल्बिनिज्म वंशानुगत तरीके से रिसेसिव जीन एलील्स को प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप होता है और यह मानव सहित सभी रीढ़धारी जीवों को प्रभावित करता है। एल्बिनिज्म से प्रभावित जीवधारियों के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द रजकहीन जीव या एल्बिनो है। जब माता और पिता दोनों के शरीर में एल्बिनिज्म जीन होते हैं तो उनसे पैदा होने वाले बच्चे को रंगहीनता या एल्बिनिज्म होने की संभावना अधिक होती है। भारत में वर्तमान में एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों की संख्या लगभग 1 लाख है। कैप्टन अर्जुन, भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन ने रेल यात्रियों एवं रेलवे कर्मचारियों की कोविड-19 से संबंधित स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। अर्जुन का पूर्ण रूप ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस है। इसके कैमरे संदिग्ध एवं असामाजिक गतिविधि को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। यह नवाचार भारतीय रेलवे को कोविड-19 के दौरान अपने सुरक्षा उपायों को आधुनिक बनाने में मदद करेगा। यह रोबोट ट्रेनों में सवार होने के दौरान यात्रियों को स्क्रीन करेगा और असामाजिक तत्वों पर नज़र रखेगा। सेंट्रल रेलवे जोन भारतीय रेलवे के 17 जोन में से एक है। इसका मुख्यालय मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में है। इसे भारत में पहली यात्री रेलवे लाइन के संचालन का गौरव प्राप्त है, जो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में संचालित की गई थी। जूनटीन्थ, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि 19 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा से मुक्त के रूप में जाना जाता है। इस छुट्टी के दिन को जूनटीन्थ नाम दिया गया, यानी इस दिन स्वतंत्रता दिवस के नाम से भी जाना जाता है। जूनटीन्थ को जून महीने में पोर्टमैटू के रूप में जाना जाता है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक संघीय अवकाश नहीं है। हालांकि इसे 45 से भी अधिक अमेरिकी राज्यों में राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता प्राप्त है। पोर्टमैटू क्या है? पोर्टमैटू 2 भिन्न भिन्न शब्दों की ध्वनियों का कुछ भाग लेकर बनाया गया तीसरा शब्द है। जूनटीन्थ ऐसा ही एक शब्द है। यह दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में दासता की समाप्ति का राष्ट्रीय स्मरणोत्सव है। इसे 19 जून को मनाया जाता है। यह दास मुक्ति दिवस या जूनटीन्थ स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 1 जनवरी 1863 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दास मुक्ति प्रस्तावना जारी की।
जिसमें घोषणा की गई कि अमेरिकी राज्यों के भीतर हो रहे विद्रोह में वे सभी व्यक्ति जिनको गुलाम बनाकर रखा गया है वह स्वतंत्र किए जाएंगे। किंतु लिंकन की उस घोषणा के 2.5 वर्ष के बाद भी कई दासों के मालिकों ने दासों से संबंधित जानकारी को छुपा कर रखा और दासों को आगामी फसलों के लिए खेतों पर काम करने के उद्देश्य से उन्हें गुलाम बना के रखा। 19 जून 1865 को संयुक्त राज्य अमेरिका के मेजर जनरल गॉर्डन ग्रेजर टेक्सास के गैल्वेस्टन पहुंचे और गृह युद्ध और दासता दोनों की समाप्ति की घोषणा की थी। तब से जून 3 अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रतीकात्मक तारीख बन गई है। मंकी पार्क। हाल ही में कर्नाटक के शरावती पसजल क्षेत्र के निर्जन द्वीपों पर एक मंकी पार्क स्थापित करने की कर्नाटक सरकार की योजना का पर्यावरणविदों ने विरोध किया है। पिछले कुछ दिनों में कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में बंदरों द्वारा कृषि एवं बागानी फसलों के नुकसान के मामलों में वृद्धि हुई है, जिसके कारण किसान संगठनों ने मांग की थी कि राज्य सरकार इस समस्या का समाधान करे। इस समस्या के समाधान के रूप में कर्नाटक सरकार ने मंकी पार्क की स्थापना का निर्णय लेते हुए वर्ष 2020-21 के राज्य सरकार के बजट में 6.25 करोड़ रुपए का आवंटन भी कर दिया था। पर्यावरणविदों का तर्क है कि शरावती पसजल क्षेत्र में स्थित द्वीप वानस्पतिक दृष्टि से जैव विविधता से समृद्ध हैं और यदि बंदरों को यहां पर पुनर्स्थापित किया गया तो वे पारिस्थितिक असंतुलन पैदा कर सकते हैं। बंदरों के मामले में हिमाचल प्रदेश का मॉडल है। हिमाचल प्रदेश में बंदरों की समस्या के निपटने के लिए राज्य द्वारा संचालित अत्याधुनिक बंदर नसबंदी एवं पुनर्वास केंद्र अभियान चलाया जा रहा है। आरोग्य पथ। 12 जून 2020 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने CSIR नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ को लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य रियल टाइम आधारित स्वास्थ्य से संबंधित उत्पादों की आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। साथ ही यह पोर्टल स्वास्थ्य संबंधित उत्पादों के निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के व्यापक नेटवर्क तक पहुंचने में मदद करेगा। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी उत्पादों को एक ही जगह उपलब्धता सुनिश्चित करने वाला यह एकीकृत सार्वजनिक पोर्टल ग्राहकों को प्रतिदिन महसूस किए जाने वाली कठिनाइयों से निपटने में मददगार साबित हो सकता है। यह पोर्टल स्वास्थ्य देखभाल संबंधी उत्पादों के निर्माताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं को पूरी कुशलता से ग्राहकों के विस्तृत नेटवर्क तक पहुंचने और उनके आसपास के चिकित्सा जांच केंद्रों, मेडिकल दुकानों, अस्पतालों इत्यादि मांग केंद्रों के बीच संपर्क की कमियों को दूर करने में मदद करेगा। यह ग्राहकों की विस्तृत सूची एवं उत्पादों के लिए नई ज़रूरतों की वजह से व्यवसाय का विस्तार करने के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। यह अपर्याप्त पूर्वानुमान एवं अधिक विनिर्माण के कारण संसाधनों की बर्बादी को कम करने में मदद करेगा। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान औषधि एवं सुगंधित पौधों की उपयोगिता के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान CIMAP ने औषधीय एवं सुगंधित पौधों पर एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता का घोषणा की है। इसकी थीम है अपने औषधीय सुगंधित पौधों को जानें। इस प्रतियोगिता में स्वदेशी पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि संस्थान ने बागवानी और सजावटी पौधों की तस्वीरों से बचने का अनुरोध किया है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से CIMAP औषधीय पौधों के संरक्षण का संदेश भी देना चाहती है। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान CIMAP वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की एक अग्रणी पादप अनुसंधान प्रयोगशाला है। इसे मूल रूप से वर्ष 1959 में केंद्रीय भारतीय औषधीय पादप संगठन CIMPO के रूप में स्थापित किया गया था। यह संस्थान औषधि एवं सुगंधित पौधों के विज्ञान एवं व्यवसाय से संबंधित है। इसके 4 शोध केंद्र बेंगलुरु, हैदराबाद, पंतनगर, पुरारा जो कि बागेश्वर उत्तराखंड के पास स्थित है,
में है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 15 जून 2020 को एक प्रमुख रक्षा थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी की गई ईयर बुक 2020 के अनुसार चीन एवं पाकिस्तान के पास भारत की तुलना में अधिक परमाणु हथियार हैं। सिप्री की ईयर बुक 2020 में चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या 320 है, जबकि पाकिस्तान के पास 160 है और भारत के पास 150 है। सिप्री के अनुसार रूस के पास 6375 और यूएसए के पास 5800 परमाणु हथियार हैं। इसके साथ ही दोनों देशों की वैश्विक परमाणु हथियारों में 90% से अधिक की भागीदारी है। जनवरी 2020 तक 9 परमाणु संपन्न देश यूएसए, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तरी कोरिया के पास एक साथ कुल 13,400 परमाणु हथियारों का अनुमान लगाया गया है, जबकि इन देशों के पास सिप्री द्वारा वर्ष 2019 में 13,865 परमाणु हथियार होने का अनुमान लगाया गया था। अप्रैल 2020 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में अमेरिका, चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश है जिसने सबसे अधिक सैन्य जरूरतों पर खर्च किया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री स्वीडन में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो युद्ध, आयुध, हथियार नियंत्रण एवं निशस्त्रीकरण के अनुसंधान के लिए समर्पित है। वर्ष 1966 में स्थापित सिप्री नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया एवं जागरूक नागरिकों के लिए पारदर्शी स्रोतों के आधार पर डेटा विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है। वारकरी संप्रदाय भगवान श्री विट्ठल, भगवान विष्णु के एक रूप के भक्त को वारकरी कहते हैं। भक्ति आंदोलन के दौरान वारकरी एक पंथ के रूप में स्थापित हुआ। वारकरी परंपरा 13वीं शताब्दी से महाराष्ट्र में हिंदू संस्कृति का हिस्सा रही है। वारकरी संप्रदाय एक पूर्ण भक्ति संप्रदाय है जो शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन में विश्वास करता है। ध्यानदेव या ध्यानेश्वर को वारकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने ध्यानेश्वरी लिखा था, जो भगवत गीता का सरलीकृत रूप है। वारकरी का संबंध हिंदू धर्म के वैष्णव परंपरा से है। यह भक्ति आध्यात्मिक परंपरा के भीतर एक संप्रदाय है जिसका संबंध भौगोलिक रूप से महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक से है। वारकरी परंपरा का विकास दक्षिणी महाराष्ट्र के पंढरपुर के आसपास अधिक हुआ है। महाराष्ट्र की मराठी भाषा में वारी का अर्थ होता है तीर्थ यात्रा, और एक तीर्थ यात्रा को वहाँ कहा जाता है वारकरी। प्रत्येक वर्ष वारकरी हिंदू चंद्र कैलेंडर के आषाढ़ माह की एकादशी के दिन पंढरपुर नामक पवित्र शहर में एकत्रित होते हैं। एक अन्य तीर्थ यात्रा कार्तिक महीने की एकादशी को संपन्न होती है। इस संप्रदाय में पंच देवों की पूजा की जाती है, किंतु वारकरी पंढरपुर में अपने इष्ट देव भगवान भगवान विट्ठल के रूप में है ये की पूजा करते हैं। विठोबा को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इस कारण वारकरी वैष्णववाद संप्रदाय की एक शाखा है। वारकरी से जुड़े भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों एवं गुरुओं में ध्यानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, चोखा मेला, गाडगे महाराज शामिल है, जिन्हें संत की उपाधि दी गई है। वर्ष 1890 का सिक्किम तिब्बत अभिसमय। मई 2020 में सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के एक क्षेत्र नाकुला में भारतीय एवं चीनी सैनिकों के बीच झड़पों एवं गतिरोध ने वर्ष 1890 के ऐतिहासिक सिक्किम तिब्बत अभिसमय को पुनः चर्चा में ला दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि वर्ष 1890 के सिक्किम तिब्बत अभिसमय के अनुसार नाकुला क्षेत्र का संबंध भारत से है और वर्ष 1975 में सिक्किम के भारत में विलय से पहले चीन ने आधिकारिक रूप से इस सीमांकन को स्वीकार कर लिया था। वर्ष 1890 का सिक्किम तिब्बत अभिसमय। वर्ष 1890 के सिक्किम तिब्बत अभिसमय को कलकत्ता अभिसमय के नाम से भी जाना जाता है।
यह यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड तथा तिब्बत से संबंधित किंग राजवंश तथा सिक्किम के बीच 19वीं सदी की एक संधि थी। इस संधि पर भारत के वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन और चीनी अम्बान या तिब्बत के निवासी सेंग ताई द्वारा 17 मार्च 1890 को कलकत्ता में हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि में उल्लिखित 8 अनुच्छेदों में अनुच्छेद 1 सबसे महत्वपूर्ण था। अनुच्छेद 1 के अनुसार सिक्किम और तिब्बत की सीमा को पर्वत श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया गया था, जो सिक्किम में तिस्ता एवं इसकी सहायक नदियों को तिब्बती मोचू नदी एवं उसके उत्तर में बहने वाली अन्य नदियों से अलग करती थी। इस संधि के तहत गठित सीमा भूटान के माउंट गिपमोची से शुरू होकर के संबंधित नदियों के जलछेद से होते हुए नेपाल सीमा तक जाती है। हालांकि तिब्बत ने 1890 के कन्वेंशन की वैधता को मान्यता देने से मना कर दिया और इसके अलावा उक्त कन्वेंशन के प्रावधानों को लागू करने से भी मना कर दिया था। वर्ष 1904 की संधि। वर्ष 1904 में ल्हासा में ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के बीच एक समझौते के रूप में एक अन्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस अभिसमय के अनुसार तिब्बत ने वर्ष 1890 के अभिसमय का सम्मान करने और सिक्किम एवं तिब्बत के बीच सीमा को मान्यता देने की सहमति जाहिर की, जैसा कि उक्त कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 में परिभाषित किया गया है। वर्ष 1906 की संधि। 27 अप्रैल 1906 को पेकिंग चीन में ग्रेट ब्रिटेन और चीन के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के बीच वर्ष 1904 में हुए अभिसमय की पुष्टि की गई थी। भारत तंजानिया संबंध। 12 जून 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने तंजानिया के राष्ट्रपति जोसेफ मगुफुली से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। इस वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने भारत और तंजानिया के बीच बढ़ती विकास साझेदारी, शैक्षिक संपर्क एवं व्यापार तथा निवेश प्रवाह पर संतोष व्यक्त किया। इस प्रवृत्ति में और तेजी लाने की संभावनाओं पर चर्चा की। भारत और तंजानिया के मध्य निम्नलिखित मुद्दे अहम हैं, जिन पर दोनों देश समग्र रूप से आगे बढ़ रहे हैं। पहला है समुद्री सुरक्षा तथा दूसरा है ऊर्जा क्षेत्र। भारत ने तंजानिया के प्राकृतिक गैस क्षेत्र के विकास में सहयोग करने की पेशकश की है। तंजानिया में प्राकृतिक गैस की खोज का सबसे पहले वर्ष 1974 में सोंगो सोंगो ऑफशोर ब्लॉक में की गई थी, जबकि 2010 में पता लगाया गया था कि तंजानिया के हिंद महासागर क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार जमा हैं। तंजानिया अफ्रीकी क्षेत्र के भीतर पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। इसके उत्तर में युगांडा, पूर्वोत्तर में केन्या, पूर्व में कोमोरो द्वीप और हिंद महासागर, दक्षिण में मोजाम्बिक एवं मलावी तथा दक्षिण पश्चिम में जाम्बिया, पश्चिम में रवांडा, बुरुंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य स्थित हैं। अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा माउंट किलिमंजारो तंजानिया के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। अफ्रीकी महाद्वीप की 3 महान झीलें आंशिक रूप से तंजानिया के भीतर अवस्थित हैं। उत्तर एवं पश्चिम में विक्टोरिया झील तथा टैंगानिका झील, इसके बाद दक्षिण पश्चिम में न्यासा झील स्थित है। दार एस सलाम तंजानिया का सबसे बड़ा शहर एवं बंदरगाह है। एक प्रश्न है कि दुनिया के कितने देशों की 2 राजधानियां हैं? किन किन देशों में 2 राजधानियां हैं? ढूंढिएगा इसको। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ SFAC। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने 10,000 किसान उत्पादक संगठनों FPOs के गठन की घोषणा के अत्यंत महत्वपूर्ण कदम सहित कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार किए हैं, जिसे पूरा करने का दायित्व लघु कृषक कृषि व्यापार संघ FSAC का है, जो वर्तमान परिस्थितियों में नाम प्लेटफॉर्म को सशक्त बनाने के लिए भी उत्तरदायी है। SFAC की स्थापना के बाद देश में कृषि क्षेत्र के संबंधित संस्थागत व निजी क्षेत्र के निवेश में काफ़ी प्रगति हुई है।
ई नाम प्लेटफॉर्म के जरिए अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार हो चुका है। ई नाम के तहत अब तक 1.66 करोड़ से ज़्यादा किसान तथा 1.30 लाख से अधिक व्यापारियों का पंजीयन हो चुका है। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ SFAC ये लघु एवं सीमांत किसानों के लिए किसान हित समूहों, कृषक उत्पादक संगठनों, किसान उत्पादक कंपनियों को संगठित करने का एक अग्रणी संघ है। यह छोटे एवं लघु किसानों तक कृषि निवेशकों की पहुंच और सस्ती दर पर उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। इसे दिल्ली किसान मंडी प्रोजेक्ट तथा राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को ई प्लेटफॉर्म पर लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा वर्ष 2014 में दिल्ली किसान मंडी प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है। यह किसानों को मुक्त कृषि व्यापार के साथ उचित मूल्य प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। एंटी वायरल वीरो ब्लॉक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल क्षेत्र में संबंधित एक प्रमुख कंपनी अरविंद लिमिटेड ने अपने कपड़े एवं परिधान उत्पादों के लिए एक एंटी वायरल वीरो ब्लॉक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी शुरू करने की घोषणा की है। अरविंद कंपनी ने अपने मौजूदा फैब्रिक ब्रांड इंटेलीफैब्रिक के तहत इस तकनीक से युक्त उत्पाद लॉन्च किया है। अरविंद कंपनी ने 30 मिनट के भीतर परिधान की सतह से कोरोना वायरस सहित अन्य वायरसों को समाप्त करने वाली उन्नत चांदी एवं पुटिका तकनीक के एक विशेष संयोजन के साथ उत्पादों को पेश करने के लिए ताइवान की प्रमुख केमिकल कंपनी जिनटेक्स कॉरपोरेशन के साथ मिलकर स्विस टेक्सटाइल इनोवेशन प्रमुख हेयुक मटेरियल एजी के साथ साझेदारी की है। कंपनी का दावा है कि यह कोविड-19 पर इस तरह के प्रभावकारिता का दावा करने वाली दुनिया की पहली कपड़ा तकनीकों में से एक है। क्यूक वीरो ब्लॉक NPJ03 एक इंटेलिजेंस स्विस टेक्सटाइल तकनीक है जिसे कपड़ा निर्माण प्रक्रिया के अंतिम चरण में कपड़े में जोड़ा जाता है। यह उन्नत चांदी एवं पुटिका प्रौद्योगिकी का एक विशेष संयोजन है। आईफ्लोस मुंबई पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मुंबई शहर में बाढ़ की तीव्रता को कम करने के लिए अत्याधुनिक एकीकृत चेतावनी प्रणाली आईफ्लोस मुंबई को विकसित किया है। इस चेतावनी प्रणाली में अधिक वर्षा की घटनाओं एवं चक्रवातों के दौरान मुंबई के लिए प्रारंभिक चेतावनी का प्रावधान किया गया है। आईफ्लोस मुंबई एक मॉड्यूलर संरचना पर बनाया गया है। इसमें डेटा एसिमिलेशन, बाढ़, जलप्लावन, भेद्यता, जोखिम प्रसार मॉड्यूल और निर्णय सहायक तंत्र जैसे 7 मॉड्यूल हैं। मौसम मॉडल के इनपुट के आधार पर हाइड्रोलॉजिक मॉडल का उपयोग वर्षा को अपवाह में बदलने के लिए किया जाता है, जो नदियों के जल प्रवाह में वृद्धि करता है। मुंबई एक द्वीपीय शहर है जिसकी कनेक्टिविटी समुद्र के साथ है, इसलिए शहर पर ज्वार एवं तूफान के प्रभाव की गणना करने के लिए हाइड्रोडायनामिक मॉडल और तूफान वृद्धि मॉडल का उपयोग किया जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड PCR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के लिए एक नया टेस्ट विकसित किया है। इस टेस्ट को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड PCR RTN-PCR टेस्ट के रूप में जाना जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड PCR टेस्ट अधिक किफ़ायती है और ये तकनीकी रूप से बहुत आसान है। इस परीक्षण के लिए रियल टाइम क्वांटिटेटिव को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 परीक्षण के लिए केवल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परीक्षण की सिफारिश की है। RT-PCR परीक्षण में वास्तविक परीक्षण के परिदृश्य के लिए पहचान क्षमता कम हो सकती है, जो कई नमूनों में कम वायरल प्रतिनिधित्व के कारण हो सकता है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के जिलाधिकारी सुमन चंद्रा ने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान
नीरी नागपुर से अनुरोध किया है कि वह पिछले कुछ दिनों में बुलढाणा जिले के लोनार झील के पानी के लाल रंग में परिवर्तन होने के कारणों का पता लगाएं। लोनार झील एक क्रेटर झील है और इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में एक उल्कापिंड के गिरने से हुआ था, जो 1.85 किलोमीटर के व्यास में एवं 500 फीट की गहराई के साथ बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है। यह एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक भी है। इस झील का पानी खारा और क्षारीय दोनों है। इस झील में गैर सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग रोगाणुओं जैसे स्लैकिया एसपी, एक्टिनोपॉलिस्पोरा एसपी तथा प्रवासी पक्षी जैसे शेल्डक, ग्रेव, रूडी शेल्डक के रूप में समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी वर्ष 1958 में भारत सरकार द्वारा नागपुर में स्थापित एक वित्त पोषित संस्थान है। यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की एक घटक प्रयोगशाला है। इसकी स्थापना का उद्देश्य पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग में नवाचार और अनुसंधान करना है। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं जो क्रमशः चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता और मुंबई में हैं। ऑपरेशन डेजर्ट चेज के तहत राजस्थान पुलिस ने सैन्य खुफिया इनपुट्स के आधार पर जयपुर के 2 रक्षा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI को संवेदनशील जानकारियां दे रहे थे। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना, UP ATS और राजस्थान पुलिस ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। इसे ऑपरेशन डेजर्ट चेज नाम दिया गया। दोनों रक्षा कर्मचारियों को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की प्रासंगिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस ऑपरेशन की शुरुआत अगस्त 2019 में हुई थी, जब लखनऊ स्थित सैन्य खुफिया विभाग ने अपने खोजी कुत्तों के माध्यम से श्रीगंगानगर के पास एक जासूसी एजेंट के बारे में पता लगाया था, जो पाकिस्तान में अपने संचालकों को सैन्य जानकारी दे रहा था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। इस कानून को वर्ष 1923 में अधिनियमित किया गया और वर्ष 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद भी इसे बरकरार रखा गया। यह कानून सरकारी कर्मचारियों नागरिकों पर लागू होता है। यह जासूसी, राष्ट्रद्रोह एवं राष्ट्र की अखंडता के लिए अन्य संभावित खतरों से निपटने की रूपरेखा प्रदान करता है। यह कानून के तहत जासूसी करना, गुप्त जानकारी साझा करना, वर्दी का अनाधिकृत उपयोग करना, जानकारी रोकना, प्रतिबंधित क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के साथ हस्तक्षेप आदि को दंडनीय अपराध घोषित करता है। किसान उत्पादक संगठन FPO। भारत सरकार अगले 3 वर्षों में 3500 किसान उत्पादक संगठनों FPO का निर्माण करेगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित पारिश्रमिक मूल्य मिल सके। आगामी 3 वर्षों में जो FPOs बनाए जाएंगे, उनमें अधिकांश FPO भारत सरकार के एक उत्पाद एक जिला की पहल पर आधारित होंगे। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में आगामी 5 वर्षों में 10,000 FPOs बनाने में मदद करने की घोषणा की है। वर्तमान में देश में लगभग 5,000 FPOs कार्य कर रहे हैं, जिनमें 910 लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के अंतर्गत आते हैं, जबकि 3,000 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अंतर्गत आते हैं। शेष FPOs निजी कंपनियों द्वारा बनाए एवं चलाए जा रहे हैं। किसान उत्पादक संगठन FPO। किसान उत्पादक संगठनों का अभिप्राय किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के समूह से होता है। इस प्रकार के संगठनों का प्रमुख उद्देश्य कृषि से संबंधित चुनौतियों का प्रभावी समाधान करना होता है। FPOs प्राथमिक उत्पादकों जैसे किसानों, दूध उत्पादकों, मछुआरों, बुनकरों और कारीगरों आदि द्वारा गठित कानूनी इकाई होते हैं। FPOs को भारत सरकार तथा नाबार्ड जैसे संस्थानों से भी सहायता प्राप्त होती है। भारत सरकार और नाबार्ड सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह और परियोजना विकास प्रकोष्ठ। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में निवेश आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों, विभागों में सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह
और परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना को स्वीकृति दे दी है। इस नई व्यवस्था से भारत को वर्ष 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के विजन को बल मिलेगा। सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह भारत में निवेश के लिए निवेशकों को सहायता एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहन देने के क्रम में निम्नलिखित संयोजन और उद्देश्यों के साथ सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह की स्थापना को प्रस्तावित किया गया है। कैबिनेट सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। सीईओ, नीति आयोग सदस्य, सचिव, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग सदस्य संयोजक तथा सचिव वाणिज्य विभाग ये भी सदस्य हैं। सचिव राजस्व विभाग ये भी सदस्य हैं। सचिव आर्थिक मामलों के विभाग ये भी सदस्य हैं। संबंधित विभाग के सचिव ये विकल्प के रूप में रहेंगे। इसके उद्देश्य क्या है? विभिन्न विभागों मंत्रालयों के बीच में तालमेल बैठाना, भारत में अधिक निवेश को आकर्षित करना और वैश्विक निवेशकों को निवेश समर्थन तथा सुविधाएं उपलब्ध कराना। लक्षित तरीके से निवेश शीर्ष निवेशकों से आने वाले निवेश को आसान बनाना और समग्र निवेश परिदृश्य में नीतिगत स्थायित्व तथा सामंजस्य कायम करना। विभागों द्वारा परियोजना निर्माण तथा उस पर होने वाले वास्तविक निवेश के आधार पर निवेशों का मूल्यांकन करना। परियोजना विकास प्रकोष्ठ पीडीसी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय में निवेश योग्य परियोजनाओं के विकास के लिए एक परियोजना विकास प्रकोष्ठ पीडीसी की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। इससे भारत में निवेश योग्य परियोजनाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी और एफडीआई का प्रवाह भी बढ़ेगा। सचिव के दिशा निर्देशन में संबंधित केंद्रीय मंत्रालय के एक अधिकारी को निवेश योग्य परियोजनाओं के संबंध में अवधारणा तैयार करने, रणनीति बनाने, कार्यान्वयन और विवरण के प्रसार का काम सौंपा जाएगा। भारत सरकार के इस निर्णय से भारत अधिक निवेश अनुकूल स्थल के रूप में सामने आएगा और देश में निवेश प्रवाह को समर्थन तथा आसान बनाकर आत्मनिर्भर भारत मिशन को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। विश्व प्रत्यायन दिवस 2020। विश्व प्रत्यायन दिवस वैट प्रत्येक वर्ष 9 जून को व्यापार एवं अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को रेखांकित करने एवं बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम 2020 में थीम थी प्रत्यायन, खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम IAF एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग ILAC द्वारा निर्धारित किया गया है। भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के 2 प्रत्यायन बोर्डों, राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन NABCB तथा राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड NABL ने इस अवसर पर एक वेबिनार का आयोजन किया था, जिसमें सभी संबंधित हितधारकों ने भाग लिया। भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना वर्ष 1997 में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एवं स्वायत्त निकाय के तौर पर की गई थी। प्रत्यायन ढांचे के तौर पर भूमिका अदा करने के अलावा यह राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड NABCB के द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रत्यायन सेवाओं के जरिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों जैसे ISO 14001 श्रृंखला, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली ISO 22000 श्रृंखला तथा उत्पाद प्रमाणन एवं निरीक्षण निकायों के संबंध में गुणवत्ता मानकों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। QCI में भारतीय उद्योग का प्रतिनिधित्व 3 प्रमुख उद्योग संघों एसोचैम, CII तथा FICCI के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड NABL अनुरूप प्रत्यायन निकायों को मान्यता प्रदान करता है। NABL भारत की गुणवत्ता परिषद का एक घटक बोर्ड है। इसका गठन 1988 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम IAF
अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम उन संगठनों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है जो सामान्य व्यापार सुविधा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर में एक साथ काम करने के लिए सहमत हुए हैं। आईएएफ अनुरूप प्रत्यायन प्रचलन हेतु सिद्धांतों एवं प्रथाओं को विकसित करने के लिए विश्व में एक प्रमुख मंच है जो बाजार स्वीकृति के लिए आत्मविश्वास प्रदान करता है। यह उन मान्यता प्राप्त निकायों के माध्यम से कार्य करता है जो प्रबंधन प्रणालियों, उत्पादों, कर्मियों या निरीक्षण को प्रमाणित या पंजीकृत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग ILAC की शुरुआत पहली बार एक सम्मेलन के रूप में हुई। ये सम्मेलन 24 से 28 अक्टूबर 1977 को डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य मान्यता प्राप्त परीक्षण एवं अंशांकन परिणामों की स्वीकृति के संवर्धन द्वारा व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित करना था। वर्ष 1996 में ILAC प्रत्यायन निकायों के बीच आपसी समझौतों के नेटवर्क को स्थापित करने वाले एक चार्टर के तहत एक औपचारिक सहयोग संगठन बन गया। वर्ष 2000 में विश्व के 28 देशों के प्रयोगशाला प्रत्यायन निकायों से संबंधित ILAC के 36 पूर्णकालिक सदस्यों ने मिलकर निर्यातित माल के लिए तकनीकी परीक्षण एवं अंशांकन डेटा की स्वीकृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अमेरिका के वाशिंगटन DC में ILAC म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट पर हस्ताक्षर किए। अंशांकन एवं परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए ILAC MRA 31 जनवरी 2001 को प्रभावी हुआ। तुरंत कस्टम। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने बेंगलुरु एवं चेन्नई में अपना फ्लैगशिप कार्यक्रम तुरंत कस्टम लॉन्च किया है। CBIC ने बताया कि यह आयातित वस्तुओं के कम समय में सीमा शुल्क निकासी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने से संबंधित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत आयातकों द्वारा आयात किए गए सामान का क्लियरेंस फेसलेस, कॉन्टैक्टलेस तथा पेपरलेस होगा, अर्थात तुरंत कस्टम के जरिए आयातित सामान अगर चेन्नई में आया है तो उसका क्लियरेंस बेंगलुरु में बैठा ऑफिसर दे सकता है, और इसी तरह अगर बेंगलुरु में कोई सामान आया है तो उसका क्लियरेंस चेन्नई में बैठा हुआ ऑफिसर भी दे सकता है। तुरंत कस्टम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक प्रमुख सुधार पहल है। दिसंबर 2020 तक इसे देश के सभी बंदरगाहों, हवाई अड्डों, आंतरिक कंटेनर डिपो पर शुरू कर दिया जाएगा। पहले चरण में इसके अंतर्गत देश के प्रमुख बंदरगाहों, हवाई अड्डों, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी के आयात को कवर किया जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग का एक सहायक बोर्ड है। यह लेवी, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल एवं सेवा कर और IGST के संग्रह के लिए नीति निर्माण से संबंधित है और यह तस्करी की रोकथाम के लिए भी काम करता है। यह बोर्ड अपने अधीनस्थ संगठनों के लिए एक प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जिसमें कस्टम हाउस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय GST आयुक्त, केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला शामिल है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि करंट अफेयर्स की ये क्लास आपको कैसी लगी और समझ में आई है कि नहीं आई है। कोई भी अगर यदि समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर छोड़ें या हमारे फ़ोन नंबर पर सीधे फ़ोन भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। नमस्कार।